गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर 4 उठो धरा के अमर सपूतों। उठो धरा के अमर सपूतों में लास्ट लेक्चर में इसके बारे में पढ़ा था और मैं आगे आज आपको इस में दिए गए वाक्यों को पढ़कर वाक्यों को प्रश्नों का उत्तर देना है। वाक्यों को पढ़कर वाक्यों के प्रश्नों का उत्तर बताना है। तो खड़ा हिमालय क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, वाक्यों के पढ़कर पेज नंबर 25। ओके, पेज नंबर 25 में आप देखेंगे, खड़ा हिमालय बता रहा है डरो ना आंधी पानी से। खड़ा हिमालय बता रहा है डरो ना आंधी पानी से। डटे रहो अपने पथ पर सब कठिनाइयों तूफानों में। डटे रहो अपने पथ पर सभी कठिनाइयों और तूफानों में। कवि जी कहते हैं जो खड़ा हुआ है हिमालय, तो उसमें आपको आंधी पानी आने से भी डरना नहीं है, अपने पथ पे डटे रहना है। ओके, डिगो ना अपने पथ से तुम। डिगो मतलब हिलो ना अपने पथ से तुम सब कठिनाइयों तूफानों से। कितनी भी कठिनाइयाँ आए, तूफान आए, फिर भी आपको हिलना नहीं है और डगमगाना नहीं है। ओके, तुम भी ऊंचे उड़ सकते हो। तुम भी ऊंचे उड़ सकते हो तो सब कुछ पा सकते हो प्यारे। तुम भी ऊंचे उड़ सकते हो, तुम भी नभ को पा सकते हो। तुम भी ऊंचे उड़ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। अटल रहा जो अपने हाथ पर लाख मुसीबत आने पे। आप 25 पेज पे देखिए, अटल रहा जो अपने पथ पर लाख मुसीबत आने पर। कहने का मतलब ये है कि जो अपने पथ पर अटल रहता है, अपने पथ पे राह पे चलने के लिए निश्चय कर लेता है कि हमें इस पे चलना चाहिए, वो कभी मुसीबत आने पे भी हिलता नहीं है। मिली सफलता उसको जग में। मिली सफलता उसको जग में लाख मुसीबत आने पे। उसको जग में क्या मिलता है? सफलता मिलता है। क्यों मिलता है बच्चों? जो सफलता करता है, जो अच्छा काम करता है, उसके रास्ते में बाधाएं आती हैं, मुश्किलें आती है, हर एक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन क्या करना चाहिए? हमें अपने पथ पे चलने से घबराना नहीं चाहिए, पीछे हटना नहीं चाहिए और अपने मार्ग के लिए आगे चलते रहना चाहिए। मिली सफलता जग में, जीने में मर जाने में जितनी बाधाएं आई, उन सबसे ही लाख हिमालय। जितनी बाधाएं आती है उनकी लाख बाधाएं, जितनी भी बाधाएं आई उन सबको ही लड़ा हिमालय। इसीलिए तो दुनिया भर में हुआ सभी से बड़ा हिमालय। इसीलिए तो दुनिया भर में हुआ सभी से बड़ा हिमालय। ये आपका काव्य है। इसमें प्रश्न है 5 प्रश्न है। पहला है हिमालय में हमें क्या संदेश देता है। सेकंड है मुसीबत आने पर हमें क्या करना चाहिए। ओके, थर्ड क्वेश्चन है कवि ने हिमालय से सबसे बड़ा क्यों कहा है। ओके, फिर इस काव्य का भावार्थ लिखिए। इस काव्य के योग्य के शीर्षक दीजिए। तो मैं आपको लिख के बताती हूँ कि दिए गए काव्य उठो धरा के अमर सपूतों। उठो धरा के अमर सपूतों, आपका क्वेश्चन नंबर 1 है हिमालय हमें क्या संदेश देता है। हिमालय जो है हमें क्या संदेश देता है। ओके बच्चों, तो हम यहाँ देखेंगे हिमालय हमें यह संदेश देता है। हमें हिमालय यह संदेश देता है ना। हिमालय हमें यह संदेश देता है कि हमें अपने निश्चय मार्ग पर डटे रहना चाहिए। हिमालय हमें यह संदेश देता है कि हमें अपने निश्चय मार्ग पर डटे रहना चाहिए। डटे रहना चाहिए। ओके बच्चों, इतना आप लिख लीजिए। पहले हमें अपने मार्ग पे डटे रहना चाहिए। ओके, यदि हमें प्राण और पथ पर टिके रहेंगे, यदि हम अपने प्राण और पथ पर टिके रहेंगे, यदि हम अपने
प्राण और पथ पर टिके रहेंगे, है ना। टिके रहेंगे तो क्या करना होगा, टिके रहेंगे तो हमारी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। हमारी सभी इच्छाएं टिके रहेंगे तो हमारी सभी इच्छाएं क्या होगी, पूरी हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों, पूरी हो जाएगी। यहाँ तक कि हम असंभव को भी संभव कर सकते हैं। इच्छाएं पूरी हो जाएगी। यहाँ तक कि असंभव भी संभव हो जाएगी। संभव भी क्या हो जाएगी, असंभव भी संभव हो जाएगी। ओके, ठीक है, हो जाएगी। मुसीबत आने पर हमें क्या करना चाहिए? सेकंड क्वेश्चन नंबर आएंगे, लिखेंगे 2। मुसीबत आने पर हमें क्या करना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए? ओके, नेक्स्ट लिखेंगे हम आंसर इसका। आप लिखिए कि मुसीबत आने पर हमें उसे भयभीत नहीं होना चाहिए। मुसीबत आने पर हमें उसे भयभीत नहीं होना चाहिए। उसे घबराहट में अपना प्राण और पथ नहीं छोड़ना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? मुसीबत आने पर हमें घबराना नहीं चाहिए। मुसीबत लिख लीजिए, मुसीबत आने पर हमें घबराना नहीं चाहिए, है ना। घबराना नहीं चाहिए, ठीक है, घबराना नहीं चाहिए। उसे क्या करना है? हमें डट का सामना करना है। क्या करना है हमें? उससे घबरा कर अपना प्राण और पथ नहीं छोड़ना है। उससे घबरा कर हमें प्राण और पथ नहीं छोड़ना चाहिए, ओके। तो हमें नहीं छोड़ना चाहिए घबरा के अपना। फिर कवि ने हिमालय को सबसे बड़ा क्यों कहा है? आप जानते हैं कवि ने हिमालय को सबसे बड़ा क्यों कहा है? हिमालय ने सभी बाधाओं को डट कर मुकाबला किया है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं।
कवि ने हिमालय को सबसे बड़ा क्यों कहा है? क्वेश्चन नंबर 3, कवि ने हिमालय को सबसे बड़ा क्यों कहा है? सबसे बड़ा क्यों कहा है ना? क्यों कहा है? कवि ने हिमालय को सबसे बड़ा क्यों कहा है? ये कर देती हूँ, ऊपर लिख देती हूँ। हिमालय ने सभी बाधाओं को डटकर मुकाबला किया है। मैं यहाँ क्वेश्चन लिखती हूँ उसका, उल्लेख कर देती हूँ। हिमालय ने सभी बाधाओं को ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर है, 1 का भी। हिमालय ने सभी बाधाओं को डट कर सामना किया है, ना किया है। ओके, क्या किया है? डटकर सामना किया ही या मुकाबला किया, एक ही होता है। वो हर क्या लिखता है? हर कठिनाइयों से लड़ा है। वह हर कठिनाइयों से लड़ा है। वह कभी अपने पथ से डिगा नहीं है। वह हर कठिनाइयों से लड़ा है। वह हर कठिनाइयों मुकाबला, वह हर कठिनाइयों से लड़ा है। वह हर कठिनाइयों से लड़ा है। घबरा कर क्या किया है? और अपने मार्ग से पीछे नहीं हटा है। क्या किया? हर कठिनाइयों से लड़ा है ना? वह कभी अपने पथ से डिगा नहीं है। वो कभी अपने पथ से, लिखिए, वह कभी अपने पथ से डिगा नहीं है। ओके, क्या है? अपने पथ से डिगा नहीं। इसीलिए कवि ने हिमालय को सबसे बड़ा कहा है। इसीलिए कवि ने हिमालय को सबसे बड़ा कहा है। हिमालय को सबसे बड़ा कहा है। सबसे बड़ा कहा है। चलिए, थर्ड क्वेश्चन में तो लिखा दिया आपको। ओके, अब फोर्थ क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करके बता देती हूँ, और 5th 6th को भी, ताकि मुझे और भी आगे कुछ करवाना है आपको, तो समय कम है, इसलिए मैं लिखा नहीं पाऊँगी यहाँ पे। मैं ओरल आपको क्वेश्चन का आंसर बता देती हूँ, तो प्लीज़ आप ध्यान से सुनिएगा। और आपको सिर्फ सुनना ही नहीं है, आपको घर पे बैठ के इसको बार बार रिपीट करके पढ़ना भी है, और नोट निकाल के उसे रीड करना है। रीड करते करते जो नहीं समझ में आता है नोट में लिख लेना है। जो डिफ़िकल्ट वर्ड है, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आंसर है, मैं तो आपको यहाँ पढ़ा देती हूँ। आप जितनी बार पढ़ेंगे, जितनी बार लिखेंगे, तो आपको मेमोरी में सेट होते जाएगा, लर्न होते जाएगा। सबसे रैंकर स्टूडेंट कौन होगा? तो आप होंगे। अगर आपको अच्छा बनना है तो डट के मेहनत करना पड़ेगा। और खरा हिमालय बता रहा है, डरो ना आंधी पानी से, डटे रहो अपने पथ पर
सब कठिनाई तूफानी में आपको अपने डट के सामना करना है और खड़ा रहना है अपने मुकाम पे पहुंचने के लिए। और उसके बारे में आपको हमेशा सोचते रहना है कि कैसे क्या करेंगे कि हम अपने मंजिल, अपने मकसद, अपने पथ पर बिना हिले बिना मुसीबत से अच्छाई से पहुंच सकते हैं। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है, इस काव्य का भावार्थ कीजिए। इस काव्य का आपको भावार्थ करना है तो इसमें इनके बारे में जीवन में लिखना है कि जीवन में अनेक बाधाएं और कठिनाइयां आती है, पर हमें निडरता से काम करनी चाहिए। हमें किससे काम करना चाहिए? निडरता से उनका सामना करना चाहिए। हमें घबरा के पीछे हटना नहीं चाहिए, अपने अटल मार्ग पे रहना चाहिए, तभी हम अपने मंजिल तक पहुंच सकते हैं। ओके, फिर आपको 5 क्वेश्चन है, इस काव्य के योग शीर्षक दीजिए। इस काव्य के जो योग शीर्षक है उसको बारे में लिखना है। चित्र के आधार पर कविता के इस निम्नलिखित शब्दों को उत्तर दीजिए। तो अभी आपको माँ खादी की चादर दे मैं गांधी बन जाऊँ, पूर्ण वाक्य को पूरा करना है। ओके, और मैं ये भी आपको पढ़ा दी हूँ पहले कि भाववाचक किसे कहते हैं, बच्चे प्रार्थना करते हैं, नदी चौड़ाइयाँ कितनी दूरी हैं। तो ये आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है आई थिंक। तो आपको पूर्ण वाक्य को पूर्ण कीजिए। माँ मैं खादी की चादर हूँ, आपको इसको पूरा करना है। और ये पिक्चर है तो इसमें आप कुछ लिख सकते हैं, जैसे फुलवारी में फूल खिले हैं, फिर तितलियाँ के पंख खुले हैं, वृक्षों ने नवजीवन पाया है, बारिश ने है रंग जमाया है। ऐसे आप वर्ड्स लिख सकते हैं। चलिए बच्चों, आपको मैं ऐसे तो बता दी हूँ कि कैसे लिखते हैं। अभी हम आपको ये लिखना बताएंगे कि लेटर कैसे लिखते हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल लेटर क्या है ना। आज के ज़माने में बच्चों लेटर का बहुत कम यूज होता है ना। क्या होता है, हम बहुत कम यूज करते हैं। क्यों? इसलिए कि आजकल हमारे पास मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया और लैपटॉप हो गया, ये सब हो गए हैं, तो इससे हम ज़्यादा यूज करते हैं। ओके, तो हमें लेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। लेकिन फिर भी मैं आपको लेटर लिखवाने के लिए बताऊंगी कि लेटर कैसे लिखते हैं। और अभी हमने चैप्टर 4 किया तो आपको मैं बता देती हूँ कि लेटर लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे। उठो धरा के अमर सपूतो, उठो धरा के अमर सपूतो, ये क्या है? उठो धरा के अमर, है ना, उठो धरा के अमर सपूतो, ये आपका 4th चैप्टर है। हम यहाँ आपको लेटर के बारे में बता रहे हैं। क्या है? पत्र लेखन। पत्र लेखन किसे कहते हैं? आज के ज़माने में पत्र लिखना तो सभी लोग भूल गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों। हमें लेटर हमेशा लिखते रहना चाहिए, प्रैक्टिस में रहना चाहिए। और लेटर की आवश्यकता सब जगह होती है। ठीक है, आपके पास आजकल सुविधा हो गई है, मोबाइल, नेट, कंप्यूटर, SMS आप भेज सकते हैं, किसी को कॉल करके ही बात अपना बता सकते हैं। जो अपना मैसेज हम लेटर में लिख के देते थे वो आप फ़ोन के द्वारा ही बता सकते हैं। बट आपको लेटर की आवश्यकता कब होगी? अगर आप जॉब पढ़ने के लिए जाते हैं या अधिकारियों के पास कुछ लिखना है, उनके पास एप्लीकेशन लिखना पड़ता है, आवेदन पत्र लिखना पड़ता है, तो उसके लिए हमें लेटर लिखने आना चाहिए और उसकी जानकारी होनी चाहिए। तो लेटर कितने तरह की होती हैं? 2 तरह की। कौन कौन से? फॉर्मल और इनफॉर्मल। कौन? फॉर्मल और इनफॉर्मल, औपचारिक और अनौपचारिक। तो मैं वो 2 लेटर के बारे में बताऊंगी कि दोनों लेटर कहाँ लिखते हैं और कब लिखते हैं। बड़ों के साथ पहले हेडिंग में क्या लिखते हैं, छोटों के साथ क्या लिखते हैं, वो मैं आपको बारे में बताऊंगी। तो हम यहाँ लिखेंगे पत्र लेखन। क्या है? पत्र लेखन। ओके, पत्र लेखन, लेटर राइटिंग। ये क्या है? लेटर राइटिंग। तो ये पत्र लेखन कितने तरह के होते हैं? 2। तो इनको हम पहले 2 पार्ट में बांट देंगे। ऐसे
टू पार्ट में। ओके, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, पत्र। ये पत्र के कितने भाग होते हैं, लेटर, डबल टी आर। ओके, तो ये टू पार्ट में कर दिया। तो कौन से हैं, एक औपचारिक, औपचारिक, चारिक। ओके, सेकेंड है अनौपचारिक, चारिक। ओके बच्चों, तो ये दो लेटर के दो भाग हैं, दो। तो अनौपचारिक पत्र में, औपचारिक पत्र में क्या लिखते हैं, प्रधानता के बारे में लिखते हैं। अनौपचारिक मतलब अपने मित्र, मम्मी पापा, भाई बहन, रिलेशन वाले में। तो अनौपचारिक इनफॉर्मलेशन लेटर, इनफॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, अनौपचारिक, इनफॉर्मल। लेटर, इनफॉर्मल लेटर। यहाँ आएगा फॉर्मल लेटर, ये लिखेंगे हम फॉर्मल, फॉर्मल लेटर। ओके, ये पद, तो ये दो पद है ना, ये इसके दो पार्ट हैं। तो दोनों पार्टों में कहाँ किसको लिखना चाहिए, ये मैं आपको बारे में बताती हूँ। ये औपचारिक में आ गया हमारे फ्रेंड, संबंधी, रिलेशन। ओके, मित्र, जैसे हमने मित्र है ना, फ्रेंड, संबंधी, संबंधियों है ना, रिलेशन वाले। फिर माता पिता, माता पिता, भाई बंधु, भाई भाई बहन इत्यादि रिलेशन है ना, इत्यादि संबंध। ओके, ये क्या है, इनफॉर्मल, इनफॉर्मल लेटर। उसमें किसको किसको लिखेंगे हम, मित्र को लिखेंगे, संबंधी को लिखेंगे, माता पिता, भाई बहन इत्यादि। ओके, और फॉर्मल लेटर किसके लिए है, फॉर्मल लेटर आपके जैसे कि आपके स्कूल, कॉलेज, अधिकारियों के पास लिखना है, या पुलिस स्टेशन में, या बिजली घर में कोई शिकायत कंप्लेन करना है, या कहीं भी अधिकारी के पास, नेता वगैरह के पास आपको लिखना है, तो क्या लिखेंगे हम, औपचारिक पत्र, उसके बारे में लिखेंगे। जैसे कि हम आपको बता देते हैं कि पहले लिखना होता है तो सेवा में प्रधानाध्यापक, अगर आपको अपने प्रधानाध्यापक के पास लेटर लिखना है, छुट्टी के लिए घूमने जाना है, पिकनिक जाना है, तो क्या लिखेंगे, सेवा में प्रधानाध्यापक। पहले हम बड़ों के लिए लिखते हैं, तो ये प्रधानाध्यापक में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सेवा में, जैसे रिस्पेक्ट, सेवा में प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य महोदय, ऐसे प्रधानाचार्य महोदय। ओके, फिर आप अपना एड्रेस, पहले एड्रेस लिखेंगे, फिर सेवा में लिखेंगे, फिर अपना पता लिखेंगे, फिर आपको सब्जेक्ट लिखना होगा कि क्या लिखना है। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप टीचर के पास लिख रहे हैं तो क्या है, एप्लीकेशन फॉर द लीव, हमें लीव के लिए लिखना है, तो वो सब्जेक्ट लिखेंगे। तो आपके वटेवर जो भी सब्जेक्ट अंदर है वो पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर यहाँ से लिखेंगे रिस्पेक्टेड मैम, रिस्पेक्टेड सर, या अगर आपके मम्मी पापा के पास लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, पहले एड्रेस तो लिखेंगे ही, डेट लिखेंगे है ना, डेट लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे आदरणीय, पापा के पास लिखना है आदरणीय, या मम्मी के पास रिस्पेक्टेड, RESPECTED, रिस्पेक्टेड पापा या मम्मा है ना, माँ के पास लिखेंगे। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं, ये हिंदी में आपको आदरणीय आ गया। इसके अलावा पूजनीय भी लिखते हैं, पूजनीय या पूज्य, क्या है, पूजनीय या पूज्य। बड़ों के लिए क्या करते हैं, बड़ों के लिए यूज होता है ना। अगर छोटे के लिए लिखना है, भाई छोटे भाई बहन के पास तो कैसे लिखेंगे, प्यारे या प्रिय, जैसे प्रिय
प्रिय रवि। ओके, हमने लिखा प्रिय रवि सदा खुश रहो, सदा खुश रहो या स्नेह भरा प्यार। ओके, छोटों बच्चों के पास लिखना होता है तो हम क्या लिखते हैं, स्नेह भरा प्यार। तो ये आपका ऊपर का हेडिंग हो गया और बीच में आपको मैटर लिखना होगा। तो पहले मैं आपको बता दूं, पहले क्या लिखते हैं, भेजने वाला का पता। किसका पता लिखते हैं, भेजने वाला का पता। पहले लिखना होता है भेजने वाला का पता, फिर दिनांक, तिथि मीन्स डेट वगैरह होता है, फिर पाने वाला का नाम जो रिसीव करता है आपका लेटर, फिर पद का नाम और एड्रेस पता। ओके, फिर सब्जेक्ट विषय, फिर संबोधन आप उसके बारे में क्या लिखते हैं, फिर पत्र की विषय वस्तु क्या है, फिर समापन और भेजने वाले का हस्ताक्षर होना चाहिए और पूरी तरह से एड्रेस हो, तभी वो लेटर आपका अपने जगह पे जा सकता है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, औपचारिक अनौपचारिक हो गया। तो पहले लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे, फिर उसके बारे में लिखेंगे, और भाई तुम्हारा भाई, लास्ट का तो हमें बताई नहीं, लास्ट में लिखना होता है। तो जैसे आप लिखेंगे कि उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए हमें यहाँ जाने की परमिशन दी जाए। ओके, या उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए पिताश्री हमें 100 रुपया भेज दीजिए, हमें ज़रूरत है, हमें बुक्स लेना है, या किसी फ्रेंड के पास बर्थडे में जाना है तो गिफ्ट लेने के लिए आपके पास पैसे की ज़रूरत है, तो उसके बारे में हम लिख सकते हैं। तो आज के ज़माने में भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट उतना ही लेटर है। जैसे आप जॉब के लिए जा रहे हैं तो लेटर लिखना ही है, अपनी हैंडराइटिंग लिखनी है, कहीं एप्लीकेशन लिखना है, या किसी से मिलना है, कोई किसी अधिकारी के पास, तो वो भी बोलते हैं कि आप एक 4 पैराग्राफ का या 2 या कुछ भी इतना आप अपने हाथों से एक लेटर लिख के लाइए। इसलिए हमें लेटर पे खास करके ध्यान देना चाहिए, है ना। हमारे लिए लेटर पहले जितना ही आज भी इम्पोर्टेंट है। तो हमें बड़े के पास लिखना है तो क्या लिखेंगे, आदरणीय। ओके, चाचा, पापा, माँ, ओके, इत्यादि, या पूजनीय, पूज्य, पूज्य। ठीक है, तो जैसे हमने ये लिख दिया आपका, है ना, तो आप लिख दिया आदरणीय पिताजी, आदरणीय पिताजी सादर प्रणाम। क्या लिखेंगे यहाँ, सादर प्रणाम। ओके, हम प्रणाम लिखेंगे, है ना। फिर क्या लिखेंगे, मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ, मैं यहाँ सकुशल पूर्वक हूँ, लिखेंगे सकुशल पूर्वक हूँ। ओके, आशा करता हूँ कि आप भी वहाँ कुशल पूर्वक होंगे। फिर आपके बारे में जो मैटर लिखना है, कहीं आना है, जाना है, मुझे स्कूल में बहुत अच्छा लगता है, हमारे टीचर अच्छे हैं, हमारा स्कूल बहुत अच्छा है, वटेवर कुछ भी आप लिख सकते हो। ओके, और लास्ट में लिख दीजिएगा उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए आपका आज्ञाकारी पुत्र, या अभी आप प्रिंसिपल के पास, टीचर के पास लिखे तो आपका आज्ञाकारी छात्र या विश्वासीय, फेथफुली, ये सब आप लिख सकते हैं। छोटों के लिए लिखना है तो क्या लिखेंगे, प्रिय रवि सदा खुश रहो, ऐसे लिखेंगे, प्रिय रवि सदा खुश रहो, सदा खुश रहो। ओके, तुम कैसे हो, मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि तुम भी वहाँ अच्छे होगे और अपना पढ़ाई मन लगा के करते होगे, ये सब हम लिख सकते हैं। ओके, तो आपको यहाँ ध्यान देना है कि लेटर कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। लेटर कितने तरह के होते हैं, 2, औपचारिक और अनौपचारिक, फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो फॉर्मल का कहाँ यूज करते हैं, जैसे कि इनफॉर्मल का संबंधी रिलेशन नाते में, और फॉर्मल का अधिकारी के पास और प्रधानाध्यापक, स्कूल, कॉलेज, दफ्तर या कोई भी आवश्यक कार्य बाहर का हो, वहाँ हम लिखते हैं। तो आई होप आप लेटर 7 में भी पढ़ा होगा और 8 में अब तो आ गए हैं तो आपको अच्छी तरह से लिखने भी आ गया होगा। वैसे मैं आपको उसका लिखने के लिए बता दी कि कहाँ कैसे
कैसे यूज होता है, कैसे लिखता है। तो आपको लेटर भी लिखना है। लेटर भी लिखने के लिए आएगा, किसी संबंधी से आ सकता है कि आप कक्षा में अपने भाई के लिए प्रथम स्थान आया है तो उसको बधाई दे रहे हैं उसके लिए, या आपको कहीं पिकनिक जाना है प्रवास के लिए, या आपको छुट्टियों पे जाना है, या आपकी तबीयत ठीक नहीं है उसके बारे में, कुछ भी कोई सा भी सब्जेक्ट आ सकता है तो आपको लिखना है और ध्यान देना है। ओके बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। आपको ध्यान देना है लेटर पे भी और ऐसे पे भी, तो रीड करते रहिएगा चैप्टर को भी और ध्यान में रखिएगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हरि ओम।